हेलो डियर। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जितने भी माय डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं और आपके लिए बहुत ही शानदार जो है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी। क्या चीज़? कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी का मतलब है जन्मजात विकार, जन्मजात रोग। ठीक है। लिस्ट द कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज इन चिल्ड्रेन। आपसे देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम में तो ये पूछेगा कि जन्मजात विकार क्या है, सूची बनाएं। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। और दूसरा कहेगा कि किसी एक जन्मजात विकार पर जो है विस्तृत से चर्चा करें, लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर में। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा कि जन्मजात बीमारियों की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं और किसी एक पर विस्तृत से चर्चा करें। यह आपके 10 नंबर के एग्जाम में पूछेगा। ओके, कभी कभी 15 भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है जन्मजात विकार होता क्या है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज होता क्या है। कॉन्जेनिटल जो एबनॉर्मलिटीज है इसका मतलब क्या है, तो शिशु में जन्म के समय से ही उत्पन्न रहने वाली विकृतियां, यानी विकृतियां मतलब डिफॉर्मिटी मतलब गड़बड़, कुरचना, समझ गए ना। शिशु में जन्म के समय से ही उत्पन्न होने वाली समस्या या विकृतियां जन्मजात विकार कहलाते हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म के साथ ही जो है यह विकृतियां, यह विकार, यह समस्या मौजूद होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं कि यह जन्मजात विकार है, जन्मजात समस्या है, मीन्स यह जन्म से ही उपस्थित है। समझ गए। तो ये चीज़ें जो है आपके कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज होता है। चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। अब इसके आखिर जन्मजात रोग होने का, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी होने का क्या कॉज होता है, क्या कारण होता है, तो चलिए इस कारण को जो है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है अनुवांशिक या वंशानुगत। सबसे पहला इस जन्मजात रोग का होने का जो कारण हो सकता है वह अनुवांशिक और वंशानुगत यानी हेरिडेटरी रोग होता है, पहला। ठीक है। दूसरा है गर्भ में ऑक्सीजन का कमी होना या जन्म लेने के साथ ही ऑक्सीजन का कमी होना। विकिरण, रेडिएशन, अगर कोई फीमेल है और वह प्रेग्नेंट है, बहुत बार वह रेडिएशन एरिया में रहती है, तो यह भी कारण बनेगा कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चा जो है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी से ग्रसित हो। ठीक है। संक्रमण, माँ के गर्भ में कोई संक्रमण भी हो सकता है, जैसे रूबेला वायरस का संक्रमण, यह भी बच्चे को गर्भ में प्रभावित करेगा। आगे है कुछ औषधियाँ का लेना माँ के द्वारा, जैसे एल्कोहल, शराब का सेवन करना, निकोटीन का सेवन करना, थैलामाइड का सेवन करना। यह सब औषधियाँ जो है एक महिला को क्या करता है, उसके शिशु को नुकसान पहुँचाता है। आगे है शिशु में होने वाली कुछ जन्मजात विकारों की सूची निम्न प्रकार है। तो ये तो हो गया जन्मजात रोग होने का कारण, जन्मजात समस्या होने के कारण। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कुछ दवाइयाँ का लेना, कुछ संक्रमण का होना, विकिरण का होना, ऑक्सीजन का कमी होना, अनुवांशिक होना, ये सब कारण हो सकता है कि बच्चा गर्भ में यानी जन्म के साथ ही कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी का हो। तो बच्चा जन्मजात रोग से तभी ग्रसित होता है जब उसको गर्भ में कहीं ना कहीं समस्या हुआ रहता है। समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया। आगे चलिए। अब यहाँ पे जितने भी रोग मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ वह सब के सब जो है जन्मजात रोग है। सब के सब जो है आपको जन्म से ही मौजूद होता है। 15-20 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 15-20 रोग बताऊंगा जो आपको अच्छे से क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं। ओके। सबसे पहले देखिए क्या है आपका यहाँ पे। सबसे पहला रोग हम जो लिखे हैं स्पाइना बाइफिरा है। आपको अच्छा से पढ़ाएंगे, कंप्लीट यह क्वेश्चन अच्छा है। पहला है स्पाइना बाइफिरा। क्या चीज़ है? पहला है स्पाइना बाइफिरा। दूसरा है क्लेफ्ट लिप या इसी को बीदर रोस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिप्ट लिप, जिसमें लिप यानी ओठ जो है कटा हुआ होता है, बीदर ओठ। ठीक है। खंड तालु, क्लेफ्ट पैलेट यानी जो तालु होता है और ओठ होता है यह भी कटा हुआ होता है, यह भी जन्मजात रोग ही होता है। हाइपोएस्पेडियासिस होता है, मीन्स जो आपका ये यूरिन है, ठीक है, ये वाला जो है पार्ट पेनिस का, इसके निचले सिरे पर क्या होता है, कहीं भी छिद्र हो सकता है बच्चे में और यह जन्मजात होता है। यह छिद्र बीच में यहाँ नहीं होगा, इसके नीचे कहीं भी हो सकता है। तो यह भी हाइपोएस्पेडियासिस जो है एक जन्मजात रोग ही होता है। ओके। आगे देखिए मुड़े हुए पैर या हाथ, इसी को क्लब फुट या हैंड कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा जन्म के साथ ही अगर इस प्रकार से अगर जन्म लेता है तो उसको जो है मुड़े हुए हाथ या पैर होते हैं, क्लब फुट होगा यहाँ पे, या हैंड कहते हैं, जिसमें हाथ भी मुड़ा हुआ हो सकता है या तो फिर पैर भी मुड़ा हुआ हो सकता है, और यह एक जन्मजात रोग होता है। समझ गए। तो यह जो है गर्भ में कुछ संरचना के कारण होता है, पूर्ण विकास नहीं होने के कारण होता है। ओके। आगे है इम्परफोरेट एनस, अच्छिद्रित गुद्दा। अच्छिद्रित गुद्दा का मतलब है कि गुद्दा में मल द्वार पर छिद्र नहीं होता है, एकदम फ्लैट स्किन से ढका होता है और बच्चा जो है जन्म ले लेता है। तो कहीं ना कहीं यह पूर्ण विकास न होने के कारण ही होता है। आगे है हाइड्रोसिफलस जलसिस। यह होता है कि मस्तिष्क पर पानी भरा रहता है शिशु का, और यह भी एक जन्मजात रोग ही होता है। आगे है पाइलोरिक एस्टोनोसिस। अब पाइलोरिक एस्टोनोसिस कहने का मतलब है कि जो पाइलोरिक वाल्व होता है, जो आपके छोटी आंत और अमाशय के बीच ज्वाइंट वाले स्थान पर जो है यह वाल्व पाया जाता है, उसमें संकुचन होना, पाइलोरिक स्टेनोसिस, यह भी जो है जन्मजात रोग ही है।
सेरेब्रल पाल्सी, समझ गए। सेरेब्रल पाल्सी मतलब पक्षाघात, ब्रेन में ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचने से यह पाल्सी हो जाता है, पक्षाघात लग जाता है। तो यह भी एक जन्मजात रोग ही हो सकता है, हाइपोक्सिया के कारण, ऑक्सीजन कम होने के कारण। एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर कहने का मतलब है कि आपको जो ब्लैडर है इसका जो है ब्लैडर अंदर ही अंदर ब्लैडर में छिद्र रहेगा, वह बाहर की तरफ क्या होगा, मूत्र निष्कासन नहीं करेगा। डाउन सिंड्रोम होगा, वह डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलवाद कहते हैं, यह भी जन्म से ही हो सकता है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्ट डिफेक्ट होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी VSD होता है। उसके बाद 13 में होता है जन्मजात हृदय रोग भी होता है, जिसे हम लोग कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, तो वह भी जन्मजात हृदय रोग होता है। उसके बाद जो है आपके होते हैं 14 में आप लोग लिखिएगा एसोफिजल एस्ट्रेसिया, ठीक है, एसोफिजल एस्ट्रेसिया होता है, समझ गए, एसोफिगल एस्ट्रेसिया होता है। तो यह भी जो है आपके क्या होते हैं, यह 14 जो मैंने आपको बताया, एक बार इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ जितने भी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ओके, चलिए कौन कौन सा है जन्मजात रोग में, स्पाइना बाइफिरा है, स्पाइन की समस्या रहता है, बीदा रोस्ट है, क्लेफ्ट लिप्ट कहते हैं, खंड तालु है, मीन्स इसको हम लोग क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, हाइपोएस्पेडियासिस है, समझ गए। उसके बाद है मुड़े हुए हाथ या पैर हो सकते हैं, अछिद्रित मलद्वार हो सकते हैं, ठीक है, जलाशीर्ष हाइड्रोसिफलस हो सकते हैं, समझ गए। उसके बाद पाइलोरिक एस्टोनोसिस हो सकते हैं, उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, उसके बाद एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, VSD हो सकता है, टेट्रालॉजी ऑफ हो सकता है, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज हो सकता है, समझ गए। उसके बाद जो है आपका एसोफिगल एट्रेसिया हो सकता है। यह सब के सब जो है जन्मजात रोग है। तो मैंने आपको इतना सारा 15 पॉइंट के आसपास बता दिया रोग। आप लोग से अगर सूची बनाने के पूछेगा तो एक पेज में तो यह सूची को ही लिख दीजिएगा 15 लिख कर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है पाइलोरिक संकुचन। अब मैंने जो आपको बताया पाइलोरिक एस्टोनोसिस एक ऊपर बताया है ना, उसको ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। जो एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, मीन्स जन्मजात रोग है, जो कि ऊपर आप लोग देखे भी हैं सूची में। यह कॉन्जेनिटल पाइलोरिक एस्टोनोसिस था ना, जन्मजात जो है पाइलोरिक संकुचन है ना, तो इसको पूछता है 10 नंबर में। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम में फिगर जरूर बनाना पड़ेगा, मैं रिविजन करा रहा हूँ इसलिए फिगर नहीं दिया हूँ। फिगर वाला जो है आप लोग डिस्कस जो डिटेल से पढ़ाए हैं उसमें है, दिया हुआ है, समझ गए। बाकी मैं फिर भी समझा दूंगा। देखिए पाइलोरिक एस्टोनोसिस का मतलब होता है कि जो पाइलोरिक एस्टोनोसिस आमाशय के जो पाइलोरिक वाल्व होता है वहाँ का संकुचन है, जो इस भाग के वृत्ताकार पेशियों की हाइपरट्रोफी अतिवृद्धि के कारण होने वाला अवरोध है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे समझिए कि इस प्रकार से जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ए है, ठीक है, ए है। अब ए है, समझिए यह पेट है, ठीक है, और ये आपका पेट है, पेट है, समझ गए। अब मानिए यहाँ से हमारा जो है क्या हो गया, छोटी आंत शुरू हो गया। क्या हो गया, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गया। अब ये पेट है, आमाशय है, ये छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग है। तो इसके दोनों के बीच में एक पाइलोरिक वाल्व होता है। क्या होता है, पाइलोरिक वाल्व होता है, जो क्या करता है, इसमें एक वृत्ताकार मसल्स होता है, जो क्या होता है, खुलता है और बंद होता है। यह भोजन को वापस जो है छोटी आंत से आमाशय में आने से रोकता है, समझ गए। और भोजन को जो है एक बार अगर छोटी आंत में चला गया तो दोबारा से जो है यह नहीं आता है, पाइलोरिक एस्टोनोसिस के कारण ही, ठीक है, क्योंकि यह बंद कर देता है। यह मसल्स का बना हुआ एक वृत्ताकार जो है यहाँ पे पेशी होता है, ठीक है। इसी पेशी में अत्यधिक वृद्धि होने से यह जो रास्ता होता है वह संकुचित हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो है इसमें अवरोध आ जाता है पाइलोरिक मार्ग में, ठीक है, समझ गए। इस संकुचन के कारण आमाशय का भोजन ठीक तरह से ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है। अब जो वृत्ताकार जो पथ है, पाइलोरिक वाल्व है, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, मोटा हो गया है, ठीक है, लेकिन इसका जो रास्ता है वह जाने वाला जो रास्ता है छोटा हो गया। तो जो भोजन आमाशय से जो छोटी आंत की ओर जा रहा है, तो यह संकुचन होने के कारण यह वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, और उस दौरान जो है छोटी आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है। फलतः स्तनपान, भोजन के बाद शिशु के उल्टी हो जाती है। फलतः या तो स्तनपान या भोजन के बाद जो शिशु को उल्टी हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यह उल्टियाँ तीव्र वेग से बहिर्क्षेप यानी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से बाहर आती है। और सबसे बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है सिम्टम्स में कि पाइलोरिक एस्टोनोसिस के सिम्टम्स इनमें से कौन है, और उसमें से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग रहता है। यही सबसे प्रमुख लक्षण है किसका, इसी का, पाइलोरिक एस्टोनोसिस का, क्योंकि इसमें जो भोजन है बैक मारता है, पेट से जो है सीधा आहार नाल के ऊपर वाले मुंह में आता है, ठीक है, बैक मारता है, क्योंकि भोजन आगे नहीं जा पाता है, तो भरते भरते यह बैक ही ना मारेगा ऊपर की तरफ, तो खाया हुआ भोजन, पिया हुआ मुंह में आ जाता है भोजन, ठीक है ना, यही होता है इसमें। तो यही पाइलोरिक एस्टोनोसिस होता है, समझ गए।
चलिए, अब यहाँ पे इसको मैंने इंग्लिश दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। अब रही बात लक्षण की, तो इसमें क्या क्या लक्षण होंगे, तो लक्षण में देख लीजिए, पहला तो लक्षण ऊपर ही देख लिए कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा, तीव्र वेग से उल्टियाँ होंगी। क्या होगी? तीव्र वेग के साथ उल्टियाँ आएगी, समझ गए। पेट का ऊपरी भाग फूला हुआ होगा, क्योंकि भोजन आंत में जा नहीं रहा है, तो वहाँ पे पेट ही फूलेगा, तो पेट का ऊपरी भाग भी फूला हुआ रहेगा। निर्जलीकरण होगा, क्योंकि हमारा जल का अवशोषण कहाँ होता है? आंतों में होता है। तो जब भोजन पेट से आमाशय में जाएगा ही नहीं, तो जल का अवशोषण कहाँ होगा? जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो बॉडी को जल मिलेगा नहीं, ठीक है। और उस कंडीशन में आपके कब्ज बनेंगे बच्चे को, और बच्चा जो है अल्प मूत्रता का शिकार होगा, क्योंकि वह पानी उसको ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा है, तो मूत्र कहाँ से बनेगा। और शरीर के भार में वृद्धि नहीं हो पाना या कम हो पाना या कुपोषण होना, ये सब कारण हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। और अमाशय शोथ यानी गैस्ट्राइटिस, यानी आपके अमाशय के अंदरूनी परत में सूजन भी हो सकता है। यह सब लक्षण पाइलोरिक स्टेनोसिस के होते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पेट के ऊपरी भाग का फूलना, निर्जलीकरण, कब्ज होना, ओलिगुरिया होना, ठीक है, माल न्यूट्रिशन होना, भार में वृद्धि न होना, गैस्ट्राइटिस होना, यह सब लक्षण है आपके पाइलोरिक स्टेनोसिस के, जो पाइलोरिक वाल्व के अतिवृद्धि होने के कारण उसमें संकुचन होने से रास्ता कम जाता है, और फिर भोजन अमाशय से छोटी आंत की तरफ नहीं जा पाता है, ठीक है। तो यह भी एक जन्मजात रोग है जो जन्म से ही हो सकता है। तो ये चीज़ समझ गए, आगे चलिए। अब यहाँ पे आप लक्षण देख लिए, ठीक है। कारण में वही चीज़ें हैं, कारण में वही चीज़ें होगा, जो आप जन्मजात कारण देखे हैं ना, उसी में कारण होगा। हेरिडेटरी हो सकता है, कुछ संरचना हो सकता है, ठीक है। मतलब यही सब कारण हो सकता है, कारण कुछ खास इसका रहता नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो उल्टी व कम अंतर्ग्रहण के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को अंतःशिरीय द्रव आईवी फ्लूइड द्वारा ठीक करना। अब इसमें मान गए बच्चा का चूंकि अमाशय से आंत की तरफ जा नहीं रहा है, न भोजन न पानी, तो इस कारण से क्या होगा कि उसके बॉडी में गंभीर जो है निर्जलीकरण हो सकता है। तो इसके लिए आईवी फ्लूइड जो है हम लोग देंगे। पहला उपचार तो यही होगा। दूसरा उपचार ये होगा कि इसमें कोई दवाई नहीं काम करेगा कि आप दवाई दीजिए और उससे जो है संकुचन को बढ़ा दे, तो ऐसा कुछ है नहीं। सॉरी, संकुचन को घटा दे, ऐसा तो कोई दवाई है नहीं। तो उसके लिए मात्र एक उपचार है, शैल क्रिया, ठीक है। शैल क्रिया में क्या होता है देख लीजिए। इसमें जो वृत्ताकार पेशी है पाइलोरिक वाल्व वाला, इस प्रकार के छिद्रन करते हैं, इस पेशी में एक छिद्र करते हैं जिससे रास्ता जो है चौड़ा हो जाता है, ठीक है। जो रास्ता पहले संकुचित हो चुका है, कम हो चुका है, वह रास्ता चौड़ा हो जाता है। ऐसे छिद्र करते हैं इससे वृत्ताकार पेशी में, ठीक है, मसल्स में, पाइलोरिक मसल्स में। जो शैल क्रिया का परिणाम मिलने पर बालक को 48 घंटे के अंदर छुट्टी दी जा सकती है। जब ये शैल क्रिया होता है तो उसमें 48 घंटे में बच्चे को छुट्टी दिया जा सकता है। इस सर्जरी को फ्रेडेक्ट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं। इस सर्जरी को क्या कहते हैं? फ्रेडेट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सर्जरी को फ्रेडेट रेमस्टेड, ठीक है, रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया, उपचार हो गया। अब इसी को सर्जरी को आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे, अब एज ए नर्स आप बालक को कैसे देखभाल करेंगे, क्योंकि यह पेट के आसपास का सर्जरी है, तो आप कैसे देखभाल करेंगे। तो अच्छे स्टूडेंट है तो मैं बार बार बताता हूँ, इस सर्जरी में किन किन तथ्यों को हम लोग शामिल करेंगे, उस तथ्यों को हम प्रबंध करेंगे। 5-6 पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अब सर्जरी देखभाल होता है तो सर्जरी के प्रबंध में सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद होता है देखभाल, ठीक है। आगे है, शिशु के जैविक चिन्हों का अवलोकन करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे वैसे नहीं बताऊंगा, मैं टाइम लैप्स नहीं करूंगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आप नर्सिंग प्रबंध लिखें, चाहे नॉर्मल मरीज का, चाहे सर्जिकल पेशेंट का, तो आप पहले 5-6 पॉइंट, 4 पॉइंट ढूंढिए लक्षण से या सर्जिकल प्रोसेस से, और उस 4-5 पॉइंट का जो है आप जो है प्रबंध लिखिए। जैसे यह सर्जरी वाला पेशेंट बच्चा है तो इसको सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद, तीनों अवस्था में लिखना पड़ेगा। तो आप सर्जरी से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें, 4-5 पॉइंटें ढूंढिए और उसको प्रबंध कीजिए। उसी प्रकार से सर्जरी के दौरान आप क्या क्या मुख्य 2-4 बिंदु है उसको दिमाग में रख कर नोट कीजिए, और उसमें सभी को कैसे प्रबंध करेंगे समझा दीजिए। फिर सर्जरी के बाद 4-5 पॉइंट लिखिए और सभी पॉइंटों को अलग अलग तरीके से प्रबंध को समझा दीजिए, वही अच्छा बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को इन सब चीज़ों बातों से नहीं समझ में आता है तो आप सीधा लाइन से लिख दीजिए, वही अच्छा है, ज़्यादा दिमाग लगाने का कोशिश नहीं कीजिए। नर्सिंग प्रबंध में शिशु के जैविक चिन्हों का लगातार जो है मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ठीक है। अंतःशिरीय मार्ग द्वारा शिशु को पोषण देते रहेंगे, मतलब आईवी से जो है हम लोग पोषण देते रहेंगे। उसके बाद है गैस्ट्रिक लैवेज द्वारा पेट को साफ करके उल्टी को रोका जा सकता है। जो गैस्ट्रिक लैवेज होता है उससे पेट को साफ करके हम उल्टी, जो पेट भरने के कारण जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो सकता है, मुँह से रिटर्न मार सकता है, उसको हम लोग रोक सकते हैं।
ऑपरेशन के 6 घंटे बाद मुख द्वारा आहार प्रारंभ किया जा सकता है। तरल पदार्थ से शुरुआत करें व धीरे धीरे नियमित आहार प्रारंभ करें। जब सर्जरी हो जाए तो 6 घंटे के बाद मुंह से आहार दे सकते हैं, लेकिन पहले कुछ टाइम तरल दे ताकि तरल पर दबाव सर्जरी पर कम पड़ेगा। ठीक है। शिशु को आहार धीरे धीरे व डकार दिलवाएं ताकि भोजन आराम आराम से अंदर जाए, अटके नहीं। ठीक है। छठा है, ऑपरेशन के उपरांत बच्चे को आहार देने के बाद उसके सिर व कंधों को 40 से 50 मिनट तक ऊपर उठा कर रखें, जिससे उसका आमाशय ठीक तरह से खाली हो व उल्टी न हो। समझ गए। अगर बच्चे को भोजन आप करा दिए हैं तो भोजन कराने के 40 से 50 मिनट के बाद क्या करें, गर्दन को ऊपर उठा कर रखें, कंधे को, ताकि उसका जो पेट है वह आराम से खाली होकर छोटी आंत की तरफ चला जाए। ठीक है। माता पिता अथवा पालकों को बच्चों को देखभाल से संबंध स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें और आवश्यक दिशा निर्देश समझाएं कि बच्चे को कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे फॉलोअप में आना है। ठीक है। बालक को चिकित्सक के पास नियमित रूप से देखभाल के लिए पेरेंट्स को, अटेंडर को समझाना चाहिए, निर्देश देना चाहिए। तो मैंने तो यह शॉर्टकट में 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिया न से हाँ के लिए, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको और बेहतरीन तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। क्योंकि समझिए एक बच्चा है जिसको पाइलोरिक वाल्व पेट के एरिया में सर्जरी होगा, उसको रेमस्टेट सर्जरी किया जाएगा, तो उसको आप सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद कैसे प्रबंध करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि सर्जिकल प्रबंध, नर्सिंग प्रबंध पहले भी आप लोग पढ़े हैं कि सर्जरी में 3 अवस्था होता है, तीनों अवस्था को अलग अलग तरीके से प्रबंध करना पड़ता है। अब जो क्वेश्चन ऊपर देखें उसका इंग्लिश मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप बड़ी ही आसानी से इसका जवाब जो है यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग देखेंगे, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, यह भी हृदय से संबंधित रोग होता है जो आपके जन्मजात हो सकते हैं। जो बच्चे में जन्म से ही यह हृदय रोग उपस्थित होता है उसी को कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज कहते हैं। अब हार्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हार्ट में ही कोई प्रॉब्लम होगा जन्म से तो ही जो है कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज होगा। हार्ट से जुड़े हुए जो भी रक्त वाहिका है, चाहे वाल्व है, उन सभी में कोई समस्या होगा तो वह जो है कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज में ही आएगा, CHD में ही आएगा। ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, दिल के आकार में परिवर्तन या दिल के छेद में कोई समस्या को जन्मजात हृदय विकार कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज कहा जाता है। देखिए कोई बच्चा है, देखते हैं किसी का हार्ट छोटा हो जाता है, किसी का हार्ट विकास नहीं हो पाता, छोटे रह जाता है। ठीक है। उसका बॉडी विकास तो कर रहा है बट उसका हार्ट जो है सिकुड़ चुका है, छोटे के छोटे रह चुका है, तो उसके आकार में परिवर्तन, दिल के या दिल के छेद की समस्या को जन्मजात हृदय विकार कॉन्जिनेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट की माने तो जन्मजात हृदय विकार बच्चों में जन्म से ही होता है। समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल में ही छेद है या दिल के साइज शेप में ही परिवर्तन है तो यह जो है कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज होगा। समझ गए। इस बीमारी में बच्चों को होता है कि हृदय और इसके जो प्रमुख नलिका है, जैसे महाधमनी, समझ गए, शिरा, समझ गए, महाशिरा या फिर सीरा, समझ गए, इन सभी में जो है आपके विकृतियां हो जाती है संरचना में। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज कहते हैं। सही उपचार न होने के कारण भारत में हर साल लगभग 10% बच्चे इस विकार से अपनी जान गंवा देते हैं। चूँकि यह इतना जो है दिल के छेद होना, ये सब जो दिल वाला जो जन्मजात रोग होता है, यह व्यक्ति के पास उतना पैसे नहीं रहता है कि इलाज करवा पाए और उस कारण से बच्चा अपना जान गंवा देता है। तो यही जो है आपके जन्मजात हृदय रोग हो गया। समझ गए चीज़ों को। देखिए हृदय का आकार, शेप, या हृदय में छेद होना, या हृदय के जो कपाट वाल्व होता है उसमें समस्या होना, या फिर हृदय से जुड़ी हुई जो वाहिका है, जो रक्त के नली है, उनमें समस्या होना जो जन्म से ही उपस्थित हो, वही जो है जन्मजात हृदय रोग कहलाता है। जैसे कोरोनरी आर्टरी, सीरा, समझ गए, महाधमनी, इन सबों में भी अगर समस्या है तो वह कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज में ही आएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं डायरेक्ट हार्ट से जुड़ा हुआ नलिका होता है। तो जब इन नलिकाओं में प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिक हार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए जो है इसे कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज कहा जाता है। समझ गए चीज़ों को, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रकार बता देता हूँ, अच्छा प्रकार बता देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक प्रकार से जो है देख लीजिए, साइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज, यह आपके कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज का ही एक प्रकार है जिसमें साइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीज का लक्षण देखने को मिलता है। जैसे पहले देख लीजिए साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होता है, पहले इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे देखिए साइनोटिक हार्ट डिजीज जन्मजात हृदय विकार है ना, यह कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है ना, तो यह उसी का है। साइनोटिक हार्ट डिजीज जन्मजात हृदय विकार है जिसमें रक्त का समान प्रभाव प्रभावित होता है। हृदय भित्ति में छेद जो है साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक उदाहरण है। जैसे
एसाइनोटिक हार्ट डिजीज किसी को होता है ना, तो यह भी जन्मजात हृदय रोग का ही एक प्रकार है, ठीक है, एक विकार है। लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें हृदय में एक छेद पाया जाता है। इस छेद के कारण जो रक्त का जो समान प्रवाह होना चाहिए वह प्रभावित हो जाता है, मीन्स बॉडी को सही से नहीं मिल पाता है ब्लड, क्योंकि इस छिद्र से इधर उधर भी निकल जाता है, समझ गए। तो जिस कारण से यह एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कहलाता है, जिसमें इनफ ब्लड जो है सर्कुलेशन में जो है हमारा हार्ट जो है सही से नहीं काम कर पाता है, इनफ ब्लड जो है नहीं पंप कर पाता है, ओके। जबकि साइनोटिक हार्ट डिजीज जो होता है यह भी एक जन्मजात हृदय विकारों के समूह के अंदर से ही आता है। इनके कारण होता यह है कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, हो जाती है, वह साइनोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे त्वचा व म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग जो है नीला पड़ जाता है, ब्लू पड़ जाता है। चीज़ों को समझ गए। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज जो होता है CHD, जिसे हम लोग कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज समूह के भी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का भारी कमी हो जाता है ब्लड में, और उस कारण से जो है व्यक्ति यानी बच्चा का जो है शरीर और म्यूकस त्वचा जो है नीला पड़ने लगता है, इसीलिए इसे साइनोटिक कहा जाता है, जो कि साइनोसिस से ही रिलेटेड है। और साइनोसिस के मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन का कमना यानी बॉडी नाखून ये सब का नीला होना, ओके, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब जन्मजात हृदय विकृति के क्या कारण होते हैं, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज के क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे में जन्मजात हृदय रोग हो सकता है। पहला, जेनेटिक, हेरिडेटरी, अनुवांशिक या वंशानुगत जो भी कहिए, यह अनुवांशिक हो सकता है समस्या के कारण। रिश्तेदारों में ही शादी करना, ऐसा माना जाता है कि अपने ही निकट के रिश्तेदारों में शादी करना भी एक कारण हो सकता है। गर्भवती महिला को कोई रूबेला संक्रमण है तो यह भी हो सकता है, जो कि ऊपर भी देखें जन्मजात रोग के कारण में। अधिक बच्चों के होने पर, बहुत ज़्यादा अगर बच्चा हो चुका है 4-5 बच्चा, तो इसका भी खतरा रहता है। प्रेगनेंसी में अधिक दवाइयों का सेवन करने से बच्चों के दिल की बीमारी हो सकती है, जो कि इन सभी कारण आप ऊपर में जन्मजात रोग में भी देख लिए हैं, यही कारण सब यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि जन्मजात हृदय विकृति के क्या कारण हो सकते हैं। अब आपको हो सकता है कि यह जन्मजात विकृति जो है आपको शिशु में भी देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे हल्के फल्के समस्या होने से जो जन्म के समय यह लक्षण नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे जब सियान लेता है, उम्र बढ़ता है, तो यह सिम्टम्स जो है दिखने लगता है हार्ट से संबंधित, समझ गए। तो अगर बड़े बच्चों या शिशु में जो होने वाला जो लक्षण है वह इस प्रकार से है, कैसे देख लीजिए। शिशु मतलब 1 साल के बच्चों में अगर समस्या होता है तो क्या क्या लक्षण दिखेगा। स्तनपान में परेशानी होगा, दूध पीते समय पसीना आएगा बच्चे को, छाती में बार बार संक्रमण होगा, धड़कन तेज रहेगा बच्चा का, शरीर नीलापन रहेगा, बार बार तेज बुखार होने की शिकायत, सीने में अचानक तेज दर्द होना, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं शिशु में हृदय विकृति के लक्षण में जो है, इन सारे जो है लक्षण आपको आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्तन, ये शिशु के बात कर रहे हैं, ठीक है, ये शिशु के बात कर रहे हैं। बाकी वो जन्मजात हृदय रोग होने का कारण तो ऊपर बता ही दिए, जो कि एक जन्मजात रोग का ही कारण से बहुत ज़्यादा मैच था, तो वो बता ही दिए। बाकी एक शिशु जो कि 0 से 1 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको शिशु कहते हैं, तो उस कंडीशन में शिशु में क्या क्या लक्षण होंगे, तो लक्षण बता दिए। बाकी एक कारण मैंने आपको ऊपर में बता दिया कि कारण क्या क्या होगा। तो शिशु के लक्षण जो कि 0 से 1 वर्ष के बच्चे में लक्षण होगा कि स्तनपान करने में परेशानी, दूध पीते समय पसीना आना, छाती में बार बार संक्रमण होना, धड़कन तेज होना, नीलेपन यानी साइनोसिस होना, बार बार तेज बुखार होने की शिकायत होना, सीने में अचानक तेज दर्द होना, ठीक है। चलिए, बड़े बच्चों में दिखने वाले लक्षण। अब हमने 0 से शिशु के बारे में तो बता दिया। अब हो सकता है मान गए शुरुआती 1-2 साल में बच्चे में बीमारी ना दिखे हार्ट का, हो सकता है वह धीरे धीरे जो है आपको दिखे लक्षण आगे चल के। तो बड़े बच्चों में जो लक्षण दिखेगा, क्या दिखेगा कि जल्दी थकान महसूस करेगा, ठीक है, धड़कन तेज रहेगा, चक्कर आना, समझ गए, खाने में परेशानी होना, दम फूलने लगना, चेस्ट भारी होना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना। तो यह सब बड़े बच्चों में समस्या देखा जा सकता है। जो मान गए अगर किसी को जन्मजात हृदय रोग है बट धीरे धीरे आगे चल के बहुत दिनों के बाद यह लक्षण जो है दिखाना शुरू कर रहा है, तो उस कंडीशन में तब तो एज बढ़ गया रहेगा आगे, तो हो सकता है बड़े बच्चों में तब जाके दिखाएगा लक्षण। तो उस दौरान जल्दी थकना, धड़कन तेज होना, चक्कर आना, खाने में परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये सब जो है बेचैनी होना, ठीक है, छाती भारी लगना, हैवीनेस, तो ये सब जो है आपको लक्षण हो सकते हैं बड़े बच्चों में, ओके। रही बात एक कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज वाले बच्चे में क्या क्या देखभाल जो है हमें करना चाहिए जन्मजात हृदय रोग वाले बच्चे में, चलिए देखभाल बताते हैं। अब यहाँ पे है नर्सिंग केयर, नर्सिंग देखभाल करना, ठीक है। नर्सिंग देखभाल करना है, बच्चे को अधिकतम आरामदेह व सुविधापूर्ण स्थिति में रखें। क्या करें, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में और सुविधा युक्त स्थिति में रखें, जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कंफर्टेबल लगे, ठीक है। चिकित्सक लक्षणों का निरीक्षण करें, क्लिनिकल सिम्टम्स का निरीक्षण करें और नर्सिंग निदान हेतु सुनिश्चित करें एवं नर्सिंग योजना का तैयार करें कि जैसे कैसे कैसे देखभाल करना है, ठीक है।
तीसरा है असमान लक्षण जैसे हृदय असफलता के चिन्ह आदि दिखने पर तत्काल चिकित्सक को सूचित करें। अब जैसे ही असमान लक्षण दिखे, जैसे हार्ट फेल करने का कंडीशन हो, ऐसे लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर को जो है सूचित करें। श्वास कष्ट होने पर, चूंकि हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा ना, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो हो सकता है श्वसन कष्ट हो, तो इस दौरान बच्चे को अनुकूल व उपयुक्त स्थिति में लटाए जिस स्थिति में जो है बेटर फील कर सके। देह नीलता साइनोसिस की स्थिति में ऑक्सीजन दे। अति जलीकरण होने पर मूत्रवर्धक दवाएं दे, यानी ज़्यादा बॉडी में तरल होने से मूत्रवर्धक दवाएं दे ताकि मूत्र के द्वारा अत्यधिक जो तरल है निकल जाए। ठीक है। सातवां है हृदय असफलता की स्थिति में चिकित्सीय परामर्श के अनुसार डिजिटलीकरण करें। ठीक है, अगर हार्ट फेलर हो रहा है तो इस दौरान डॉक्टर के अनुसार डिजिटलीकरण करें। ओके। उसके बाद है जल एवं विद्युत विश्लेषणों की संतुलन बनाए रखें, यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखें। पोषण के निर्वाह हेतु बार बार कम मात्रा में आहार दे, जो है तरल दे। ठीक है। आगे है माता पिता को मानसिक संबल विश्वास प्रदान करें एवं उन्हें बच्चों की स्थिति व समस्या के बारे में समझाए, ताकि बच्चे के सबसे ज़्यादा फिक्र होता है किसी को तो वो गार्जियन के होता है। बच्चे को प्रेम व स्नेह प्रदान करें। माता की सहायता से बच्चे को सभी आरोग्यकारी जरूरतों को पूरा करें, जो भी जरूरत है बच्चा को पूरा करें माता की सहायता से। यदि संक्रमण हो तो उपयुक्त एंटीबायोटिक औषधि दे और संभावित जटिलताओं पर निगरानी रखना चाहिए। ओके। अगला है और लास्ट है परमार्थिक संस्थानों की सहायता कर गरीब बच्चों को ऑपरेशन करवाने में मदद करें। बहुत सारे ऐसे संस्था है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो हमेशा ट्रस्ट के द्वारा या अपने खुद के द्वारा जो है बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनको दिल में छिद्र है, जिनको जन्मजात हार्ट रोग है, वैसे बच्चों को जो है ऑपरेशन करवाने के लिए जिम्मा लेती है। तो क्योंकि गरीब इंसान जो है इसके लिए सामर्थ्य होता नहीं है, इतना पैसा रहता नहीं है, तो परामर्थिक जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उनके द्वारा जो गरीब बच्चों को ऑपरेशन करवाया जाता है उनकी मदद से करवाएं। यह मदद आप एज ए नर्स कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं गार्जियन के लिए। ठीक है। यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे रखा है, टोटल इंग्लिश है, आप लोग जो इस इंग्लिश को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपने यहाँ पे कि कहता है वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, इसके जो है प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है इसको बताना है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, साथ साथ आगे हम समझते हैं। देखिए वृद्धि का मतलब होता है कि शरीर का परिमाप, शरीर का जो है मात्रात्मक वृद्धि, मतलब शरीर का मात्रात्मक रूप से बढ़ोतरी होना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, शरीर उसका जो वृद्धि करता है, तो उसका पहले छोटा हाथ है, वो छोटा हाथ धीरे धीरे बड़ा होता है। मतलब क्या होता है उसमें कि उसमें वृद्धि आते रहता है। बच्चा जब छोटा जन्म लेता है तो 2 kg 2.5 kg का रहता है। ठीक है। जैसे जैसे उसका एज आगे बढ़ता है, उसका संपूर्ण शरीर वृद्धि करता है और उसका जो है शरीर का मात्रा भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। समझ गए। उसी प्रकार से उसका शरीर का हर एक अंग का वृद्धि होता है। तो ये मात्रात्मक वृद्धि। विकास वो होता है जो उसका मेंटली, शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से उसका जो है विकास होता है, जिससे उसको जो है सोचने समझने, बुद्धि, इस सब में जो है उसका क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, तो वो विकास होता है। समझ गए। बाकी यहाँ पे देखिए कि वृद्धि विकास जीवन का मूलभूत लक्षण है। ठीक है। यह अंडे एवं शुक्राणु को निषेचन के द्वारा, जैसे जो अंडा होता है फीमेल का और जो शुक्राणु स्पर्म जो मेल का होता है, इसके निषेचन से, फर्टिलाइज से जो जाइगोट जो युग्मक होता है उसके शुरू होने से और परिपक्व अवस्था तक, एडल्ट तक ये चलता है। समझ गए। बच्चों की वृद्धि एवं विकास से पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात गर्भधारण के समय ही यह सुनिश्चित हो जाता है। प्रत्येक बालक एक निश्चित विकास एवं वृद्धि के क्रम के अनुसार बढ़ता है। देखिए यह जो है बच्चा का जो वृद्धि और विकास होता है यह पूर्व से ही निर्धारित होता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जैसे ही फीमेल गर्भधारण ली, जैसे अंडाणु और शुक्राणु के आपस में निषेचन हुआ, मिला, तो मिलने के बाद जो जाइगोट, जो युग्मनक, जो शुक्राणु जो एक बनता है, वहाँ से लेकर निषेचन से लेकर और परिपक्व मतलब एडल्ट तक, वयस्क तक जो उसमें वृद्धि और जो विकास होता है वह चलते रहता है। तो इसीलिए कहता है यह जो है पूर्व से निर्धारित होता है, मतलब जन्म से पहले से ये निर्धारित होता है। क्योंकि यह जो है गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस समय भी तो उसका वृद्धि और विकास होता है। पहले जो है अंडा के रूप में रहता है, वो अंडा धीरे 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 सब चीज़ का विकसित कर करके जो है एक बालक के रूप में हो जाता है। समझ गए। फिर जन्म लेता है, जन्म के बाद जो है धीरे 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 उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है उसमें परिवर्तन आता है। तो ये संपूर्ण प्रोसेस जो है वृद्धि और विकास होता है। समझ गए। चलिए
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि क्या होता है। यह मात्रात्मक क्वांटिटी सूचक है। यह किसको सूचित करता है, मात्रा को सूचित करता है, ठीक है। अर्थात वृद्धि शरीर एवं अंगों के आकार एवं द्रव्यमान का बढ़ना है, जो कोशिकाओं के विभाजन, विभेदन एवं अंतर कोशिकीय पदार्थों में वृद्धि के फलस्वरूप होता है, ठीक है। देखिए, वृद्धि का मतलब है कि यह मात्रात्मक सूचक है, मतलब यह क्वांटिटेटिव सूचक है। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, शरीर का वृद्धि होना, आकार, अंगों का आकार बढ़ना, उसका द्रव्यमान, ओजन बढ़ना, ये सब जो है वृद्धि होता है। तो मतलब शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा धीरे 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 वो एडल्ट होता है। एडल्ट में उसका जो बच्चा में छोटा पैर, छोटा हाथ, छोटा मुंह सब जो है, वो जैसे जैसे एडल्ट होता है, आगे बढ़ता है, उसका सब चीज़ जो है परिवर्तन होता है और सब चीज़ में जो है वृद्धि होता है। समझ गए? तो यही जो है आपका वृद्धि होता है। तो वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। यह सूचित करता है कि शरीर के जो है आकार और वृद्धि में वृद्धि हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है शरीर का, ठीक है। चलिए, ये क्यों होता है? क्योंकि जो कोशिका विभाजन होता है वह बच्चा में जो होता है वह धीरे 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 जैसे जैसे सियाना होता है तो उसका विभाजन और विभेदन में भी वृद्धि होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर का आकार बढ़ता है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे विकास क्या होता है देख लीजिए। विकास क्या होता है, तो विकास जो है गुणात्मक होता है, क्वालिटी सूचक होता है। वृद्धि क्वांटिटी मतलब मात्रा का सूचक था। मात्रा मीन्स शरीर का आकार, वजन, ये सब बढ़ना, ठीक है ना। विकासात्मक मतलब होता है कि विकास होना। समझ गए ना? विकास मतलब माइंड का विकास होना, समझ गए ना। कार्य क्षमता करने का विकास होना, ठीक है ना। सामाजिक इमोशनली विकास होना, तो ये सब जो है व्यक्ति के आंतरिक क्रिया होता है। समझ गए? जैसे उसका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, ये सब में जो बढ़ोतरी होता है, तो ये सब जो है उसके गुणात्मक मतलब उसके गुण को दर्शाता है कि व्यक्ति जो है उसके मानसिक, सामाजिक, कार्य क्षमता, भावनात्मक, इन सब में वृद्धि जो होता है यह विकास कहलाता है। समझ गए? तो इस चीज़ को समझ गए, दोनों में अंतर। ये गुण को दर्शाता है और वो मात्रा को दर्शाता है। गुण मीन्स मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक योग्यता को दर्शाता है, बढ़ोतरी को विकास कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को जो है इफेक्ट करता है। समझ गए? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। कौन कौन कारक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला आता है प्रजाति। प्रजाति में जैसे विभिन्न प्रजातियों के बच्चों में वृद्धि एवं विकास की संभावना एवं पैटर्न भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे इंडियन और वेस्टर्न और अफ्रीकन, ब्लैक और वाइट रेसेज, ठीक है ना। देखिए, प्रजाति रेस जो होता है, अब जैसे देखते होइएगा विभिन्न जो प्रजाति के बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से उसका वृद्धि और विकास का पैटर्न होता है, ठीक है ना। जैसे देखते होइएगा कि जो अफ्रीकन कंट्री के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, उसका जो हेयर स्टाइल होता है देखते होइएगा एकदम वहाँ का फीमेल और मेल का जो हेयर स्टाइल होता है वो लगभग सेम होता है, टकला टाइप से हल्का हल्का बाल उस पर रहता है। समझ गए ना? तो उसका क्या है, इस प्रकार से ही उसका वृद्धि होता है। जबकि इंडियन में देखते होइएगा तो इंडियन का जो बाल होता है फीमेल का बड़ा बड़ा, मेल का जो है मेल की तरह जो है रहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से वेस्टर्न में देखते होइएगा तो आदमी सब काफ़ी गोरा का चिट्ठा होता है। तो ये सब जो है ये निर्भर करता है वृद्धि और विकास पे ही। तो प्रजाति, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग वृद्धि विकास का दर भी है। समझ गए? चलिए, तो इसी प्रकार से जितना भी मैं पॉइंट बताऊँगा उसी प्रकार से जो है आपको इतने 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा सब में, ठीक है। मैं यहाँ पर अब चीज़ें नहीं लिखूँगा। जैसे लिंग है, लिंग मतलब मेल फीमेल। अब देखते होइएगा जब बच्चा जन्म लेता है, अगर वो बच्चा लड़का रहता है तो उसका वजन जो है अगर लड़की होगा तो लड़कियों की तुलना में जो लड़का जन्म लेगा उसका लड़का का वजन और लंबाई अधिक होता है, लेकिन लड़की का जो है कम होता है। लेकिन जो लड़की जब धीरे धीरे जो है जल्दी परिपक्व हो जाता है, जल्दी एडल्ट हो जाता है, लेकिन जो बच्चा होता है उसमें वृद्धि दर कम होता है लड़की के तुलना में, ठीक है ना। जैसे देखते होइएगा कि आपके सामने 15 साल के लड़की और 20 साल के लड़का लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लड़की जो है लड़का से ज़्यादा उम्र के है। समझ गए ना? ये लगेगा क्योंकि लड़की जो है जल्दी वृद्धि उसमें हो जाता है, विकास हो जाता है। समझ गए? चलिए, ये चीज़ हो गया। तो इसलिए लिंग जो है प्रभावित करता है। आनुवांशिक कारक, जेनेटिक कारक। अब लोग देखते होइएगा कि किसी का बच्चा जो है बहुत माइंड से इंटेलिजेंट होता है, क्यों? क्योंकि उसका जो है जेनेटिक्स प्रभाव उस पर पड़ता है, आनुवांशिकी प्रभाव पड़ता है। समझ गए ना? पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जो है प्रभाव पड़ता है, माता पिता का, समझ गए, दादा का, इन लोग का प्रभाव जो है बच्चा पर पड़ता है, तो जेनेटिक्स कारण भी होता है। समझ गए? चलिए,
वृद्धि सामर्थ्य, ग्रोथ पोटेंशियल। अब बच्चे में जो है वृद्धि करने का कितना ज़्यादा सामर्थ्य है, मतलब कितना ज़्यादा क्षमता है कि वह अपने उसका शरीर जो है उतने ही जल्दी जो है वृद्धि और विकास कर रहा है। तो ये जो है हर एक व्यक्ति का जो हर एक बच्चा या हर एक व्यक्ति में देखते होइएगा कि वृद्धि जो होता है या जो विकास होता है अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है किसी में। सेम अगर होता है तो बच्चा सब जब जन्म लेता है तो सब एक निरंतर में बढ़ता, सबका एक निरंतर में दिमाग रहता, सब एक जैसे ही काम करता, क्योंकि सबका एक ही वृद्धि और विकास है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा मोटा तगड़ा होता है, कोई छोटा नाटा पतला होता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग सब में वृद्धि होता है, सबका शरीर अपना अलग अलग सामर्थ्य होता है, समझ गए। उसी अनुसार उसका वृद्धि होता है शरीर के अनुसार, ठीक है। चलिए ये हो गया। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है पोषण बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। आपके शरीर के जो है खान पान ये सब, जैसा भोजन लेंगे वैसा ही शरीर का जो है आकार होगा, वैसा ही दिमाग होगा, वैसा ही आपका बुद्धि होगा, ठीक है। तो ये निर्भर करता है पोषण पर भी, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर बच्चा जन्म लेते समय या माँ के पेट में अगर किसी भी प्रकार के उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, और जब जन्म लेगा तो जो है उसको प्रभावित करता है उसके वृद्धि और विकास को, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ओके। चलिए अंतस्रावी कारक, अंतस्रावी कारक के मतलब है इंडोक्राइन फैक्टर। जैसे माता में अगर किसी भी प्रकार के गड़बड़ी होगा, आंतरिक प्रॉब्लम होगा, जैसे ग्वाइटर रोग, थायरॉक्सिन, कुछ ऐसे हार्मोन जो कि अंतर इंडोक्राइनल हो, अंतर सिक्रेशन में गड़बड़ी के कारण बच्चे को प्रभावित करता है, तो वो जो है उसको वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए उसके बाद है दवाएं एवं मादक पदार्थ। अब कोई माँ है वो गर्भ प्रेगनेंसी पीरियड में है, अब वो मादक पदार्थों का सेवन करेगी, तंबाकू, गुटखा या कोई एल्कोहल ये सब का सेवन करेगी, तो सीधा सीधा जो है बच्चों पर इफेक्ट जाएगा और वो बच्चे को जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। तो ये दवाएं एवं मादक पदार्थ जो है निर्भर करता है उसके वृद्धि और विकास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चोट, इंजुरी। बच्चा जन्म ले रहा है और उस समय उसको किसी भी प्रकार से अगर अच्छे से देखभाल नहीं किया जाए और चोट लग जाएगा ब्रेन वगैरह में या कहीं भी, तो उससे अपंगता आ सकता है, समझ गए। तो उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन की बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं कि अगर सही मात्रा में हमारे शरीर का हार्मोन अगर नहीं सिक्रेशन होगा, जैसे वृद्धि हार्मोन, अगर वृद्धि हार्मोन शरीर में अगर सही समय से सही मात्रा में नहीं अगर स्रावित होगा तो बच्चा जो है बौना हो जाता है, बच्चा का जो शरीर है कटकाठी वो जो है विकास नहीं हो पाता है, उसका मानसिक जो है संतुलन नहीं विकसित हो पाता है। तो हार्मोन जो है सही मात्रा में, उचित मात्रा में सिक्रेशन होना चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा गर्भकालीन आयु। गर्भकालीन आयु का मतलब है कि बच्चा गर्भ से जो समय होता है एक, उस समय से अगर पहले हो चुका है, मतलब प्री मैच्योर हो चुका है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं विकास का, वृद्धि का कमी होगा, अभाव होगा। तो गर्भकालीन आयु जो होना चाहिए वह गर्भकालीन आयु में जो है बच्चे का जन्म होना चाहिए, समझ गए। तो ये 11 पॉइंट हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे का जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसका समाज में कैसा स्थिति है आर्थिक रूप से, अगर वो गरीब होगा तो उसका जो है वृद्धि, शरीर का विकास जो है उसी तरीका से होगा, समझ गए ना। तो ये आर्थिक रूप से होना, जैसे देखते होइएगा कोई धनिक व्यक्ति होता है तो उसका जो है शरीर और उसका मानसिक जो है उसका बच्चे का अच्छे से विकास हो पाता है। लेकिन अगर कोई गरीब होता है तो उसका जो है बेचारा का पैसा नहीं होता है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, तो उसको उतना जो है चीज़ें नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा संस्कृति, कल्चर। अब कल्चर जो है, सांस्कृतिक जो है बच्चे को बहुत सारे चीज़ों को सिखाता है, समझ गए ना। तो ये जो है सांस्कृतिक भी जो है प्रभावित करता है बच्चे को, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए आपको, समझ गए। चलिए ये हो गया, सांस्कृतिक हो गया। नेक्स्ट आपका जलवायु। जलवायु, अब समझिए जलवायु का मतलब है कि कोई व्यक्ति, बच्चा जैसे ठंडा, शरद ऋतु और ठंडा जो होता है, या बसंत ऋतु, गर्मी के अपेक्षा जो शरद ऋतु जो ठंडा का समय होता है उसमें वृद्धि और विकास जो है ज़्यादा होता है। देखते होइएगा, आप लोग नोटिस करते होइएगा कि गर्मी में बाल जो है वह कम वृद्धि करता है, लेकिन जैसे ही ठंडी आएगा तो बाल जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो है आपका नोट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका 14 नंबर पॉइंट जलवायु हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे भावनात्मक, इमोशनली। इमोशनली मतलब बच्चे को कितना ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, ये उसके मानसिक स्थिति को आगे चल के प्रभावित करता है। अगर बच्चे को लाड़ प्यार अच्छे से देते हैं, फैमिली अगर अच्छा है, लाड़ प्यार मिल रहा है बच्चे को, तो जो है वो बच्चा में इमोशनली रूप से मजबूत होगा और उसे कोई
दिक्कत नहीं होगा मानसिक का, और उसका वृद्धि प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो ये भावनात्मक रूप से होना जरूरी है, समझ गए, नहीं तो ये भी प्रभावित करता है। तो ये कुल 15 पॉइंट है। इस 15 पॉइंट में आपको जितना भी, अगर 10 पॉइंट भी याद रहे तो 10 पॉइंट भी आप लोग लिख दीजिएगा और उसमें वर्णन थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा, समझ गए। तो ये जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नवजात शिशु को तुरंत कैसे जो है इमीडिएट जो है केयर कैसे किया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी को इमीडिएट केयर जो है कैसे प्रदान किया जाएगा, समझ गए। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात है कि नवजात शिशु का आकलन जो है हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके स्वास्थ्य का आकलन, आकलन मतलब जानकारी इकट्ठा करना। जन्म के समय जब शिशु अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर, देखिए जब जन्म के समय जब शिशु की अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर मां से पृथक कर दिया जाता है, मतलब जो नाभि का जो नाल होता है ना वो माँ से लगा हुआ रहता है। तब जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय जो है इसे काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है, तो उसे स्वयं का श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। जब तक माँ से उसका जो है नाभि का नाल जो है अम्बिलिकल कोड लगा होगा तब तक वो अपना श्वसन, अपना हर चीज़ जो है माँ से प्राप्त कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसके नाभि नाल को, उसके जो है अम्बिलिकल कोड को काट दिया जाता है तो उसका संपर्क जो है माँ से टूट जाता है और फिर जो है वो बच्चा खुद से जो है वातावरण से श्वसन ले या जो भी कुछ है वो संपर्क करना शुरू करने का प्रयास करता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। परिसंचरण, श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है जैसे ही माँ से पृथक कर दिया जाता है काट के, समझ गए। चलिए इसके लिए शिशु को जो है क्या किया जाता है, बाह्य गर्भाशय, समझ गए ना, एक्स्ट्रा यूट्रिन जीवन से समायोजन व अनुकूल करने पड़ते हैं। मतलब गर्भाशय से बाहर आने के बाद जब उसका काट दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो उसे वातावरण से, गर्भाशय से बाहर उसे समायोजन और अनुकूल जीवन जो है करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है अनुकूल जो है समायोजन बनाने के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही इस संक्रमण काल की सफलता निर्भर करता है। मतलब बच्चा कैसे जो है अनुकूल बना पाएगा समायोजन माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद वातावरण से। तो ये जो है इस संक्रमण काल में, चूँकि ये जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इन्फेक्शन हो सकता है माँ और बच्चा दोनों को। तो इस समय में जो है बच्चे को वातावरण से समायोजन और अनुकूल बनाना पड़ता है। तो जो है ये समय बहुत ज़्यादा सहायता करना पड़ता है एज ए नर्स, समझ गए ना। तो चलिए हम इसको जो है देखते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ों का आकलन करेंगे, क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे। पहला अपगार स्कोर निकालेंगे। अपगार स्कोर से उसकी स्थिति को पता करते हैं कि बच्चा किस स्थिति में है, समझ गए। उसके बाद है कि हृदय संबंधी कार्यों में सहायता, समझ गए ना। हृदय श्वसनीय कार्यों में सहायता मतलब बच्चा जो है अच्छे से श्वसन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो इसमें मदद किया जाएगा, इसका देखभाल किया जाएगा। ताप का नियंत्रण किया जाएगा। बच्चे को जो है तापमान जो है इन्वायरमेंट में, वातावरण में बाहर आते ही उसका शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ताप के नियंत्रण का कार्य करते हैं। और चौथा पॉइंट है अन्य देखभाल करते हैं, समझ गए ना। तो ये कुल जो है 4 देखभाल करते हैं। 4 देखभाल याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्वास्थ्य को आकलन करने के लिए ये 4 तरीके से देखभाल करते हैं। पहला अपगार स्कोर निकालते हैं, हृदय श्वसन का, हृदय मतलब श्वसन से संबंधित सहायता करते हैं, उसके बाद ताप का नियंत्रण करते हैं और कुछ अन्य देखभाल भी बच्चे को करते हैं। ये सब इमीडिएट केयर में होता है। ओके चलिए देखिए यहाँ पे पहला है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या होता है देख लीजिए। जन्म के समय अपगार स्केल विधि से शिशु की दशा स्थिति का त्वरित आकलन किया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसे जो है क्या किया जाता है, चूँकि वह यूट्रस से बाहर आ चुका है, बाहरी वातावरण में आ चुका है, तो उसको जो है तुरंत जो है स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कि वह किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, तुरंत जो है 1 मिनट के बाद व जन्म के 5 मिनट बाद जो है किया जाना चाहिए। जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद या तो 5 मिनट बाद जो है ये अपगार स्कोर का टेस्टिंग करना चाहिए, जिससे बच्चे का स्थिति का पता लगता है, समझ गए। चलिए देखते हैं। देखिए इस स्कोर में शिशु के 5, देखिए यहाँ से आप अपगार के बारे में भी जानेंगे और अपगार जो है आपको पूछता है 5 नंबर में, तो अपगार भी यहाँ से हो जाएगा क्लियर, समझ गए। देख लीजिए, देखिए इस स्कोर में शिशु के 5 जीवन चिन्हों, हृदय धड़कन, सबसे पहले समझ लीजिए हृदय धड़कन, श्वसन दर, पेशीय तन्यता, उत्तेजनशीलता व शिशु के रंग का मूल्यांकन कर उन्हें 0, 1, 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है अपगार स्केल में, तो 0, 1, 3, 0, 1, 2 3 अंकों का, समझ गए।
चलिए, इसमें 5 जो है जीवन चिन्हों को देखा जाता है। श्वसन दर, पेशीय तन्यता, हृदय धड़कन दर, ठीक है ना, उत्तेजनशीलता और शिशु के रंग, ये 5 चीज़ों को दर्शाया जाता है इस तीनों अंक के द्वारा। समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि इस योग से जन्म पर शिशु की दशा तथा तत्संबंधी आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है। अब इस योग से ये जो तीनों आपका अंक है, इस अंक के बाद जो है योग जो निकलता है तो उससे इस शिशु के दशा मतलब स्थिति का पता चलता है और आवश्यक देखभाल का जानकारी मिलता है यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 से 10 स्कोर का अर्थ है कि नवजात शिशु की नवजात की दशा श्रेष्ठ है और वह जो है बाह्य गर्भाशय जीवन से आसानी से समायोजन कर रहा है। मतलब वह जैसे ही वातावरण में आया है, मतलब डिलीवरी जैसे ही हुआ है तो उसके 1 मिनट या 5 मिनट के बाद जब इस अपगार स्केल के द्वारा जो है उसे चेक किया जाएगा तो 0, चूँकि यहाँ पे 5 चीज़ों को अंक दिया जाएगा, 5 चीज़ों को जो है अंक दिया जाएगा। इस 5 चीज़ों में जो है 0, 1, 2, 3 दिया जाता है उसके कंडीशन के अनुसार, ठीक है। तो अगर 0, 1, 2 पाँचों को मिलाकर अगर 8 से 10 आ रहा है तो मतलब बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल वह वातावरण से समायोजन बना रहा है, उसका हृदय, श्वसन सब चीज़ ठीक है। समझ गए? उसके बाद अगर अपगार स्केल में अगर 5 से 7 इंगित करता है तो नवजात को स्वतंत्र जीवन में मध्यम दर्जे की परेशानी, मॉडरेट डिफिकल्ट है। दशा ठीक ठाक है परंतु शिशु को ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता है। समझ गए ना? देखिए, अगर अपगार स्कोर में 5 से 7 आ रहा है तो मतलब बच्चा जो है मध्यम में है, ठीक ठाक है, उसे हल्का ऑक्सीजन की ज़रूरत है। समझ गए? तो इसमें ऑक्सीजन की सहायता देना पड़ता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, जबकि 5 से कम स्कोर का अर्थ है कि शिशु को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन इत्यादि, ठीक है ना। जैसे अगर 5 से 7 है तो मीडियम है, 8 से 10 है तो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, 5 से 7 है तो फिर भी ठीक है, मीडियम में है, ठीक ठाक है, लेकिन हल्का ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपगार स्कोर योग अगर 5 से कम आ रहा है मतलब बच्चे को तुरंत जो है हर एक देख रेख की ज़रूरत है। समझ गए? जैसे इंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन इत्यादि चीज़ें। समझ गए? तो ये तो हो गया पहला देखभाल में अपगार स्कोर के द्वारा आकलन किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे जो देखभाल देंगे वह हृदय श्वसन कार्यों में सहायता, मतलब उसके हृदय को और श्वसन कार्यों में कैसे सहायता देंगे देख लीजिए। तो उसके जो है श्वसन को बनाने के लिए, हृदय को अच्छे से बनाने के लिए उसका स्थिति कैसे करेंगे बच्चा को, ठीक है ना। तो देखिए, शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा सा 30 डिग्री करते हैं। इसके लिए 3 ठीक है ना, 3/, देख लीजिए 3/4 से लेकर 1 इंच मोटा कॉटन रोल उसके कंधों को नीचे रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है कि शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा सा 30 डिग्री एक्सटेंड करते हैं, मतलब हल्का ऊंचा करते हैं। समझ गए? बढ़ाते हैं। इसके लिए 3/4 से लेकर 1 इंच मोटा कॉटन रोल उसके कंधे के नीचे रखते हैं। ये स्थिति हो गया जिससे उसके हृदय और श्वसन बनता है। समझ गए? उसके बाद है वायु मार्ग की सफाई किया जाता है अच्छे श्वसन के लिए, हृदय गति के लिए। उपयुक्त स्थिति देकर तुरंत जो है बल्ब, सिरिंज या सक्शन मशीन से मुंह, नाक व फेरिंग्स का सक्शन करें। यह श्वसन स्थापना के लिए पर्याप्त है। समानतः इसके बाद शिशु रोने लगता है। शिशु का रोना उसमें श्वसन स्थापना का सूचक है। देखिए, बच्चा नहीं रोता है मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है अंदर। बच्चा रोने लगा मतलब उसका जो श्वसन है वो बिल्कुल साफ है। समझ गए? तो इस श्वसन साफ कैसे होता है? तो जैसे ही वायु मार्ग उसका साफ होगा, कैसे साफ होगा? तो बल्ब, सिरिंज के द्वारा या सक्शन मशीन के द्वारा उसके मुंह, नाक, फेरिंग्स का चूसन करने से, सक्शन करने से श्वसन मार्ग साफ होता है। समझ गए? जिससे बच्चा रोने लगता है। समझ गए? चलिए, तो वायु मार्ग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा स्पर्श उद्दीपक। समझ गए ना? स्पर्श करते हैं। शिशु के पैर के तलवों पर 1-2 थपकी मारने एवं पीठ को रगड़ने से बच्चों का श्वसन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही उसको सक्शन कर लेंगे तो उसको जो है पीठ पर या तलवे पर जैसे ही उसको थपथपाएंगे 1-2 थपकी तो उसका श्वसन शुरू हो जाता है। तो ये स्पर्श उद्दीपन हो गया, ठीक है। तो हृदय और श्वसन बनाने के लिए क्या करेंगे? पोजीशन देंगे, ठीक है। पोजीशन देने के बाद वायु मार्ग साफ करेंगे और स्पर्श उद्दीपन करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ताप नियंत्रण है। बच्चे को ताप नियंत्रण कैसे करेंगे? तो नवजात शिशु शारीरिक तापमान, वातावरणीय ठंडक, वातपोत्सर्जन एवं गीले व नग्न शरीर से उष्मा क्षय के कारण गिर सकता है, ठीक है। इस हेतु शिशु को शुष्क व स्वच्छ तैलियों से कोमलता से पोंछकर गर्म कंबल में ढककर या उष्मा विकिरण युक्ति में रखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए
देखिए सीधा समझिए, ताप नियंत्रण बच्चे को, अब चूंकि वो अपने माता का गर्भ में था तो उसको आवश्यक तापमान मिल रहा था, समझ गए ना वहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो वातावरण में आया तो हो सकता है उसका शरीर का तापमान गिर सकता है, वातावरण से उसे स्थापना बनाने में समय लग सकता है तापमान का। तो इसके लिए जो है आवश्यक उपकरण या फिर जो है गर्म तौलिए से जो है उसे पोंछकर और ढक कर रखना पड़ता है, समझ गए, जिससे ताप का नियंत्रण हो सके, समझ गए। उसके बाद देखिएगा, माता के शरीर में चिपकाकर सुलाने से भी तापमान नियंत्रण रहता है। यदि शिशु को पुनर्जीवन रिसक्सिटेशन की ज़रूरत हो तो भी गर्म वातावरण होना चाहिए। अगर शिशु को रिसक्सिटेशन की ज़रूरत है, पुनर्जीवन देने की ज़रूरत है, फिर भी वहाँ पे गर्म वातावरण का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये ताप नियंत्रण करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग हैं अन्य देखभाल। अन्य देखभाल में क्या होगा, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण क्या करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चे का आकार स्कोर करेंगे, जिससे या उसे जन्मजात विकृतियाँ, मतलब उसे असमान कोई भी चीज़ों का जो निर्माण है उसमें पता लगेगा, ठीक है। पहचान चिन्ह लगाएंगे बच्चे को पहचानने के लिए, जो है उसमें पट्टी बांधेंगे, फोटोग्राफर आदि जो है प्रिंट करते हैं, ठीक है, पहचान करेंगे देखभाल में। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, समझ गए ना। शिशु का रजिस्ट्रेशन नंबर, लिंग, डिलीवरी का दिन, समय, वजन, लंबाई, सिर की परिधि इत्यादि नोट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, समझ गए। ये हो गया। आँखों का देखभाल करते हैं, केयर ऑफ आइज। विष संक्रमित पट्टी को नॉर्मल सलाइन में भिगोकर आँखों को साफ करते हैं, तो ये आँख का साफ हो गया। उसके बाद है नाभि रज्जु देखभाल, केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। चूँकि उस समय जो है क्या होता है कि वहाँ पे जो है काटा जाता है, समझ गए ना। 2 कम्प्लेक लगाकर बीच से, ठीक है ना, लगभग 1 इंच की दूरी पर काट देते हैं, समझ गए ना। और शिशु की तरफ के कॉर्ड को बांध दे तथा कॉर्ड क्लैंप लगाएं। ठूंठ को बिना किसी पट्टी के छोड़ दे तथा किसी भी प्रकार के रक्तस्राव या संक्रमण के लिए इसका गिरने का निरीक्षण करें। जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि वाला होता है ना, जो काटा जाता है, उसको 1 इंच छोड़कर ऊपर से काटे, ठीक है, और उसको बांध देना चाहिए, समझ गए। बांध देने के बाद जो है क्या होता है कि वह 1-2 दिन या जितने समय होगा उसको गिरने का इंतजार करना चाहिए, वह ऑटोमेटिक क्या होता है, गिर जाता है, समझ गए। जब तब तक जो है उससे हम लोग देखभाल करेंगे, कोई संक्रमण वगैरह या उसमें घाव वगैरह ना हो। तो ये नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल हुआ, ठीक है। अन्य देखभाल में आँख का देखभाल, अम्बिलिकल कॉर्ड का देखभाल, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, ये सब करते हैं, ओके। चलिए और नेक्स्ट है त्वचा की देखभाल। चूँकि बच्चा है तो उससे तापमान गिर सकता है, तो त्वचा के थ्रू जो है उसका तापमान हम लोग अच्छे से बनाएंगे, त्वचा को साफ़ सुथरा और संक्रमण से बचाएंगे। तो ये सब जो है करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म। तो इमीडिएट केयर में क्या क्या होता है देख लिए। अपगार स्कोर का आकलन करेंगे, ठीक है। हृदय श्वसन दर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे पता है कि पोजीशन देंगे वैसा, ठीक है, सक्शन करेंगे, ठीक है ना। और फिर जो है उसे थपथपाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ स्टिमुलेट करेंगे, ओके। इस प्रकार से उसका हृदय और श्वसन का दर बनेगा। अब नेक्स्ट आता है कि कुछ अन्य देखभाल है। तो अन्य देखभाल में आप लोग यहाँ पे देखे हैं कि क्या क्या देखभाल, आँख, त्वचा, ये सब, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा और इसको जानना है। ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त, समझ गए ना। सामान्य नवजात शिशु जो होता है उसका जो प्रत्यावर्त होता है, समझ गए ना, कि उसका जो प्रतिवर्त होता है कौन कौन से 12-13 प्रतिवर्त होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिवर्त मतलब बच्चा जो है कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। देख लीजिए, पहला आता है रूटिंग आता है। रूटिंग क्या होता है कि शिशु के मुँह के कोने की तरफ गाल को छूने पर शिशु उद्दीपक की दिशा में सिर घुमा लेता है ताकि भोजन प्राप्त कर सके। देखिए पहला रूटिंग होता है। रूटिंग का मतलब होता है कि शिशु के मुंह में जो है शिशु के मुंह के कोने के तरफ जो है गाल को जैसे ही छुएंगे तो शिशु जो है स्टिमुलेट होता है, मतलब उद्दीपित हो जाता है, समझ गए। और वह उसी दिशा में अपना सिर घुमा लेता है, जिस दिशा में आप, जिस गाल के साइड में आप छुए हैं ना, उसी साइड वो अपना मुंह घुमा लेता है भोजन करने के दिशा से, समझ गए। तो ये रूटिंग हो गया, समझ गए। रूटिंग क्या करते हैं कि मुँह के एक कोने की तरफ गाल को छूने से शिशु जो है उद्दीपक की दिशा में, मतलब जिस साइड उसको जो है आपका हाथ का अनुभव होगा उस साइड जो है वो अपना मुंह जो है सिर घुमा लेता है, ठीक है, ताकि भोजन प्राप्त कर सके, समझ गए। ताकि वो उसको ये रहता है कि हमको कोई भोजन देने वाला है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है चूसन होता है, ठीक है। सक्शनिंग होता है, ये भी प्रतिवर्त है। शिशु के होठों पर चूचक, मतलब निपल अथवा बोतल की निपल लगाने पर नवजात शिशु से चूसने लगता है, ठीक है। देखिए
चूसक का मतलब होता है कि शिशु के होठ पर जैसे ही निपल लाएंगे या कोई बोतल का निपल लगाएंगे तो जो बच्चा होता है वह ऑटोमेटिक उसको क्या करता है, सक्शन करने लगता है, चूसने लगता है। तो ये जो है ये एक प्रकार से रिफ्लेक्स होता है कि जैसे ही आप उसके होठ पर जो है निपल लगाएंगे, चाहे माँ का निपल चाहे कोई बोतल का निपल, तो वह उससे जो है अपने हिसाब से जो है उससे चूसने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका सक्शनिंग भी एक रिफ्लेक्स है। समझ गए। एक्सट्रॉशन क्या होता है, देख लीजिए। एक्सट्रॉशन जो होता है कि नवजात शिशु द्वारा निगलने से रोकने के लिए जीभ से किसी पदार्थ को बाहर की ओर धकेलना। एक्सट्रॉशन का मतलब होता है कि मान गए बच्चे को मुंह में आप कुछ रख दीजिएगा तो बच्चे से निगला नहीं होता है, तो बच्चा कोशिश करता है कि इस सामान को हम जो है बाहर की तरफ फेंके, बाहर की तरफ धकेले, और बच्चा ऐसा कोशिश भी करता है। जैसे आप उसके मुंह में थोड़ा सा कुछ रखिएगा ना, तो रिफ्लेक्स जो होता है प्रतिवर्त, एक्सट्रॉक्शन जो प्रतिवर्त होता है, इसमें बच्चा जो है उस पदार्थ को जीभ के द्वारा बाहर धकेलने का प्रयास करता है। समझ गए ना। तो ये जो है ये सब प्रतिवर्त होता है। समझ गए। चलिए, प्रतिवर्त इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुड़िया आंखें, डॉल आई। नवजात के सिर को दाएं या बाएं घुमाने पर उसकी आंखें गति नहीं करती है। शिशु में स्थिरता का विकास होने पर आंखें सिर की स्थिति के अनुसार गति करने लगती है। ठीक है। देखिए, डॉल आई, डॉल आई का मतलब है, आप लोग देखते होइएगा कि आप कोई गुड़िया खरीद के लाइएगा तो गुड़िया के आप इधर उधर किधर भी अगर आप उसके मुंडी को आप हिले घुमाइएगा तो उसका आँख जो है इधर उधर नहीं घूमेगा। समझ गए ना। वह सीधा आँख भी घूम जाएगा और सिर भी घूम जाएगा, मतलब आँख जो है नहीं चलेगा। जैसे हम लोग होते हैं ना कि हम किसी साइड अगर या आप किसी साइड अगर मुंडी हिलाइएगा तो आपका आँख इधर साइड में भी देखने का प्रयास करता है, आँख भी चलता है। समझ गए ना। लेकिन बच्चा में जो है यह गुड़िया की तरह जो आँख होता है स्थिर रहता है। समझ गए। वह गति नहीं करता है। आप उसके सिर को दाएं या बाएं घुमाएंगे तो सिर तो घूमेगा, लेकिन उसका आँख जो है उसी सीधे में रहेगा जिस साइड में आप उसका सर को घुमाएंगे, अगल बगल में उसका आँख नहीं घूमेगा। समझ गए ना। तो ये गुड़िया की तरह आँखें रहता है। तो यह भी डॉल्स आई एक प्रतिवर्त है। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है हथेली की पकड़, पाल्मर ग्रेप्स। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी अगर आपको दिक्कत लगे वहाँ पे जो है रोक दीजिए, और रोकने के साथ ही क्या कीजिए कि उसको जो है आप लोग एक बार बैक करिए और बैक से एक बार पुनः देखिए ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। पाम्स ग्रेप्स, हथेली की पकड़। हथेली की पकड़ होता है नवजात शिशु की हथेली में वस्तु अथवा उंगली रखने पर वह कसकर पकड़ लेता है। देखिए, हथेली का पकड़ मतलब वह अपने हथेली से कस के पकड़ लेता है। आप उसके हथेली में कोई वस्तु रखवाइए या अपना उंगली दीजिए तो वह क्या करेगा, अपने ताकत के अनुसार कस के पकड़ने का कोशिश करेगा। तो ये हथेली की पकड़ एक प्रकार से रिफ्लेक्स है। समझ गए। चलिए, तलवों की पकड़। तलवे की पकड़ क्या होता है, तो पैरों के तलवों पर उंगली के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है। ठीक है। देखिए, तलवों की पकड़, देखिए पैरों की तलवों पर उंगलियों के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है। जैसे उसके देखते होइएगा जो बच्चा होता है ना, उसका पैर का जो उंगली सब होता है, देखते होइएगा कि एकदम लगेगा कि उसके तलवा से पकड़ा हुआ है ना। उसका उंगली लगेगा कि तलवा जो है उससे पकड़ा हुआ है। तो ये जो है पीछे की तरफ उसका उंगली तलवा की तरफ होता है। समझ गए। तो ये तलवों की पकड़ हो गया, मतलब अपने उंगली से तलवों के पकड़ा हुआ रहता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मतलब गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त। समझ गए। लेटे हुए शिशु के सिर को तीव्रता से एक ओर घुमाने पर उसी ओर के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं तथा दूसरी ओर के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, वह दोनों हाथों की मुट्ठी भी बन जाते हैं। देखिए, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त है कि अगर लेटे हुए शिशु को सिर को तीव्रता से मतलब तेजी से एक ओर घुमाते हैं तो उसका जो है हाथ पैर भी उसी सीध में हो जाता है। समझ गए ना। मतलब जिस साइड उसके गर्दन को घुमाएंगे सिर को, उसी साइड उसका हाथ पैर भी हो जाएगा तथा उसका जो दूसरा हाथ पैर होगा वह जो है मुड़ जाएगा और मुट्ठी बांध लेता है। समझ गए बच्चा। तो कभी भी आप बच्चा को देखिएगा कि अचानक से उसको सिर को इधर से इधर घुमाइएगा तो देखिएगा कि वह जो है उसका हाथ पैर तो उधर हो ही जाएगा, साथ में वह मुट्ठी बांध लेता है। तो यह जो है गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त होता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ओके। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, मोरो प्रतिवर्त होता है, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि नवजात शिशु के पास जोर की आवाज़ करने अथवा शिशु को चौंकाने से उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। समझ गए। मतलब आप किसी भी नवजात शिशु जो होता है, देखिएगा नया नया जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास अगर शोरगुल होगा ज़्यादा और ज़्यादा अगर कस के आप जो है उसको आवाज़ देंगे तो जो बच्चा होता है वो चौंक जाता है और उसका पूरा शरीर जो है अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। वह हाथ पैर एक समान शरीर से दूर वह
सीधे हो जाते हैं तथा वो जो है चौंक जाएगा और उसका जो हाथ पैर होगा एकदम सीधा हो जाएगा, अकड़ जाएगा और दोनों हाथों में अंगूठा व तर्जनी अंगुली सी आकार बना लेता है। समझ गए? वह शिशु जोर से रोने लगता है। मतलब मोरो प्रतिवर्त में क्या होता है कि आप लोग देखते होइएगा कि कोई बच्चा नया जन्म लेता है और उसके सामने अगर कस के शोरगुल आवाज़ होता है तो बच्चा जो है चौंक जाता है और उसका हाथ पैर जो है टाइट हो जाएगा और वो कस के रोने लगता है। तो ये मोरो प्रतिवर्त के अनुसार होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा बेबिन्स्की प्रतिवर्त। देखिए शिशु के तलवों पर सहलाने अथवा खुरचने पर शिशु पैर की अंगुलियों को बाहर व ऊपर की ओर फैला लेता है। जैसे देखिएगा बेबिन्स्की प्रतिवर्त का मतलब होता है कि शिशु के तलवों पर जैसे सहलाते हैं ना, किसी के तलवा पर अगर आप सहलाइएगा तो जो है अभी भी सहलाइएगा तो उसके गुदगुदी के टाइप के लगता है। तो इसी टाइप से अगर बच्चे को तलवा पर सहलाइएगा या हल्का हल्का खुरचिएगा ना तो शिशु के जो पैर का जो अंगुली होता है वह बाहर की तरफ जो है वो फैला देगा, छितरा देगा जिसको बोलते हैं। तो यही जो है बेबिन्स्की प्रतिवर्त होता है। समझ गए? चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका कुल 9 प्रतिवर्त है। एक प्रतिवर्त एक बार और जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला रूटिंग है, ठीक है। रूटिंग क्या होता है मैं बता दिया। चूसना होता है, बहिर्वेदन एक्सटॉर्शन होता है, गुड़िया आंखें होता है, हथेली पकड़, तलवा पकड़, ठीक है ना, तलवों की पकड़, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, मोरो प्रतिवर्त और बेबिन्स्की प्रतिवर्त। ये 9 प्रतिवर्त है। आपके एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि शिशु के विभिन्न प्रतिवर्तों को समझाइए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता दिया डिटेल्स में। समझ गए? ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।